हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेक्सस। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली डीपली समझेंगे। दिस इज़ लेक्चर 1 ऑफ इकोनॉमी और ये सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इकोनॉमी से रफली 15-20 क्वेश्चंस तो आते हैं और मेंस में भी जीएस पेपर 3 का मेजर पोर्शन इकोनॉमी कवर करता है। इसलिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, अलॉन्ग विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपीसी दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, और सबसे इम्पोर्टेंट हम लास्ट में पीवीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और पीवीक्यूज के थ्रू समझेंगे कि यूपीएससी कैसे सोचता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बहुत बेसिक का चीज़ पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। और सोशल क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर जनरली, और हम ये साइंटिफिक मेथड से पढ़ाई करता है या स्टडी करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, और इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशन यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ में रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, और ये रिसोर्सेस का ज़रूरत क्या है? दीज रिसोर्सेस आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बट हम पीपल को अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ हमको एक कॉन्फ्लिक्ट अरेज होता है कि पीपल को अनलिमिटेड वांट्स रहता है और अर्थ में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। ठीक है, वही स्कैर्स रिसोर्सेस एंड इन्फिनिट वांट्स एंड नीड्स। So conflict between scarce resources and infinite wants and needs leads to development of economics। बस यही है बेसिक चीज़ जो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो हम एक बेसिक का डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। सो ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, और हम इकोनॉमिक्स को मेजरली दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज द वर्ड सजेस्ट, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटी लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, दैट इज़ एट इंडिविजुअल लेवल। अगर आपका लेवल पे या 2-3 लोगों का लेवल पे अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक चीज़ होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जनरली एट नेशनल लेवल, ब्रॉड लेवल पे, टेलीस्कोपिक व्यू जैसा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इज़ लाइक टेलीस्कोपिक व्यू। ठीक है, और ये होता है लाइक माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, और यहाँ हम बेसिकली जीडीपी, जीएनए के माध्यम से इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ठीक है, ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी एट इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल, but whereas in macroeconomics we will study at national level, that is at a broad level, and here we generally use gross domestic product, gross national income etc. as a measures, right? और एक होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, एक होता है इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 8% एनुअली इन जीडीपी, और एक होता है गवर्नमेंट को ना कॉरपोरेट रेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग में इतना जो इनइक्वालिटी है वो कम करवाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये दो स्टेटमेंट में आप ठीक से ऑब्जर्व करिए। जो पहले स्टेटमेंट है दैट इज़ इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 8% एनुअली, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम ये मेजरेबल है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली एक ओपिनियन काइंड ऑफ होता है। ठीक है, लाइक जनरल ओपिनियन, और बेसिकली नॉन वेरीफाइबल है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट शुड राइज कॉर्पोरेट टैक्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट है नहीं है, और एक जनरलिस्टिक ओपिनियन है। ठीक है, सो बेसिकली आप ये एक चीज़ माइंड में रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब डेटा रहता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब ओपिनियन रहता है। और नेक्स्ट होता है एक्टर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिकली इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करता है? एक होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट के लिए चाहता है या सोसाइटी के लिए चाहता है वो प्रोडक्शन करता है।
और कंज्यूमर is the one who demands the goods and services, right? So what is the main objective or motive of the producer? So producer is main objective or motive is he wants to earn maximum profit per unit of goods or services he provides to the customer. Whereas as a consumer, what will be your maximum what will be your motive behind purchasing anything? That is, you should get maximum utility, or utility means satisfaction at as low cost as possible. Therefore you can also observe a kind of conflict here, right? So producer को चाहिए maximum profit per unit और consumer को चाहिए maximum utility, वो भी lower cost पे, ठीक है. इसको रेगुलेट होता है, करने के लिए आता है गवर्नमेंट. Therefore government is regulator, he is like a parent, and producer and consumer are like children of the economy, ठीक है. और अब हम 7-10 वर्ड्स पढ़ते या एक कॉन्सेप्ट समझता है जो कि आपको ये पूरी इकोनॉमिक्स के जर्नी में बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है, ठीक है. 2020 पहला होता है स्कैरसिटी, ठीक है. स्कैरसिटी मतलब, और स्कैर्स मतलब कम रहना, जो लिमिटेड होता है, ठीक है. दोज आर नॉट इनफ रिसोर्स, मतलब जो कम होता है. रिसोर्स आर नथिंग बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम आगे पढ़ता है, ठीक है. सो ये स्कैरसिटी के लिए या ये रिसोर्सेस ऐसे ही फ्री में विदाउट एनी लॉजिक हम दे नहीं सकते ना. देयर शुड बी सम रैशनल बिहाइंड गिविंग इट. इट मे बी इधर प्राइस रेशनिंग और नॉन प्राइस रेशनिंग, वो हम आगे देखेंगे. और अगर एक चीज़ होता है, इफ़ इट इज़ नॉट स्केयर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज फ्री गुड, ठीक है. और इसको कोई भी प्राइस नहीं रहता है. देखिए हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं. एक होता है कार, ठीक है. अगर आपको कार खरीदना है, कार को एक प्राइस रहता है, और कार को बनाने के लिए क्या होता है, स्टील चाहिए होता है, पेंट चाहिए होता है. दोज आर फर्दर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, राइट. दोज आर लिमिटेड इन नेचर, दोज आर नॉट अनलिमिटेड, राइट. सो इट इज़ स्कैर्स, इट हैज़ अ प्राइस, ठीक है, एंड इट इज़ एन इकोनॉमिक गुड. अगर कोई चीज़ स्कैर्स नहीं है, विच इज़ अबंडेंटली अनलिमिटेडली प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल होता है सनलाइट, और यू कैन कंसिडर एयर, ठीक है. इफ़ इट इज़ नॉट scarce, so those are considered as free good, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा. इकोनॉमिक गुड, फ्री गुड, फ्री ऑफ चार्ज गुड. इकोनॉमिक गुड का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसको एक प्राइस रहता है, और ये स्कैर्स रहता है, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं होता है, और इसको पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मान लिया पिज़्ज़ा या बर्गर, कुछ भी आप खरीदते हो, उसको एक प्राइस रहता है, ठीक है. ये होता है जनरल इकोनॉमिक गुड. अब हम जनरल लाइफ में जो कुछ भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल हो गया या बुक हो गया, वो सब भी इंक्लूड होता है इकोनॉमिक गुड में. और एक होता है फ्री गुड. फ्री गुड को एज सच प्राइस नहीं रहता है, और ये अबंडेंटली प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल सनलाइट को हम पैसे थोड़ी देना है कि मुझे सनलाइट चाहिए, ठीक है. ये होता है फ्री गुड. और एक होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आज से सब हाउस होल्ड्स को हम देंगे 200 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी. इज़ दैट ए फ्री गुड? नो, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज गुड, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो ट्रांसफ़र टू टैक्स पेयर्स. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट मनी, बट वेयर डज गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम? दैट इज़ फ्रॉम टैक्स पेयर्स. फॉर एग्जांपल रोड्स और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इकोनॉमिक गुड होता है स्कैर्स, और इसको एक प्राइस होता है. और फ्री गुड को कोई प्राइस नहीं रहता है, और वो स्कैर्स भी नहीं रहते. एग्जांपल सनलाइट. और फ्री ऑफ चार्ज गुड है, वो भी एक तरह की इकोनॉमिक गुड है, वो भी स्कैर्स है, बट इसका प्राइस इज ट्रांसफर टू द टैक्स पेयर्स. और हमेशा ध्यान रखिए, फ्री ऑफ चार्ज गुड इज़ नॉट अ फ्री गुड, ठीक है. और अब हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 200 रुपये देगा. आई मीन आई विल गिव यू 200 रुपीज़. यू कैन आइदर बाय अ पिज़्ज़ा फॉर 200 रुपीज़, और यू कैन बाय अ प्लेट ऑफ बिरयानी फॉर 200 रुपीज़, राइट. इफ़ यू हैव पिज़्ज़ा, बिरयानी विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इफ़ यू हैव बिरयानी, पिज़्ज़ा विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ आया? मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. मतलब जो आप ये चीज़ को पाने के लिए सेकेंड चीज़ को छोड़ते हैं, या इट इज़ फॉरगॉन, ठीक है, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. इकोनॉमिक गुड को हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है.
ठीक है, और फ्री गुड को ज़ीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है, ठीक है। आप कितना भी सनलाइट चाहिए, कितना भी एयर चाहिए आप ले सकते हैं। और फ्री ऑफ चार्ज गुड को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आप थिंक करिए, और हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सस्टेनेबिलिटी। हम हर जगह सुनते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्सेट्रा, बट ये एक्चुअली सस्टेनेबल क्या है, क्या होता है? देखिए I'll explain you. For example, at the rate we are using natural resources of the earth, like fossil fuels, etc., especially which are non-renewable, those are very limited in nature. For example, maybe the fossil fuel stock we have basically ends in 100 or 150 years, right? So अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, फॉर our future generations, those will be not left. And let me give another example of air quality. Right, earlier ppm levels, air quality was very good, but now the quality is deteriorated. Why? Because we are not doing any economic activity sustainably, right? So here let's understand what is this. So sustainable method means quality and quantity of factors of production should not be compromised over time, ठीक है, स्पेशली फॉर इट शुड एड्रेस द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हमारा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम थोड़ा सोच समझ के जो भी हम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उनको कम करना पड़ेगा, और जस्टिफाइबली इक्विटेबली यूज़ करना पड़ेगा, और क्वालिटी भी ठीक से रखना होगा, डिटोरिएट नहीं करना है, ठीक है। और होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में दो चीज़ें होता है, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक अलोकेटिव एफिशिएंसी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय simple example. Okay, so productive efficiency is nothing but production. So as the name suggests, it is nothing but being efficient in production, ठीक है, producing goods and services at lowest possible cost. So this is basically nothing but productive efficiency, that is making things right. But allocative efficiency ये होता है producing goods and services that market needs, right, that is making right things. For example, मान लीजिए कि producing 10 cigarettes and 2 books, ठीक है। 10 cigarettes को प्रोडक्शन करना, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, इट विल बी इजी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। बट अलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स डिज़ायर करता है, दैट इज मेकिंग द राइट थिंग्स। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता है मेकिंग थिंग्स राइट, ठीक है। अब बेसिकली ये याद रखिए, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अलोकेटिव एफिशिएंसी मतलब प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स मोस्ट डिज़ायर। और एक होता है रेशनिंग। देखिए हमारा अर्थ पे जो भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो लिमिटेड है। एक रेशनिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। एक होता है प्राइस रेशनिंग, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, दोज हु कैन अफोर्ड इट, दोज हु हैव एबिलिटी टू पे, दे विल बी गेटिंग द रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एग्जाम्पल मार्केट, आपके पास अगर पैसा है तो आप खरीद सकते हैं, दैट इज़ प्राइस रेशनिंग। और एक होता है नॉन प्राइस रेशनिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें रहते हैं विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रूल्स। एग्जाम्पल फेयर प्राइस शॉप और रेशन कार्ड, जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना जो भी होता है, उसमें क्यू सिस्टम होता है, उसमें फेयर प्राइस शॉप होता है, और रेशन कार्ड मेथड में होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉन प्राइस रेशन, दैट इज़ फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, वो होता है रेशनिंग, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या पढ़ा है? एक पढ़ा है बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्कैर्स रिसोर्सेस एंड इन्फिनिट वांट्स एंड नीड्स पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये पढ़ा है। और उनका बेसिक डिफरेंस जो होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब डेटा रहता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब ओपिनियन रहता है, ये कंप्लीट किया है। और मेजर एक्टर्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट। कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलिटी एट वेरी लोअर कॉस्ट। और गवर्नमेंट क्या करता है? वो पेरेंट की तरह रेगुलेट करता है। और हम अभी इम्पोर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। हम स्केर्सिटी पढ़ चुका है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ चुका है, सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी रेशनिंग भी पढ़ चुका है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक गुड, फ्री गुड एंड फ्री ऑफ चार्ज गुड।
और हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, एफिशिएंसी, रेशनिंग ये भी कंप्लीट किया है। हम अभी शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज़ नथिंग बट सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट वी गेट व्हेन वी कंज्यूम अ गुड्स और सर्विसेज। मानिए आई एम वेरी हंग्री, आई विल ईट a roti, I'll get 10 units of happiness. ठीक है, that is nothing but utility. Therefore I'll get 10 units of utility, that is units of utility are nothing but utils. ठीक है, I'll get 10 utils when I consume one roti, that is nothing but utility. ठीक है, और marginal utility, marginal utility ये होता है, marginal मतलब one more or extra satisfaction gained from consuming one additional unit. ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, विल थिंक अ रियल लाइफ एग्जांपल। आप बहुत भूखी हो, ठीक है, आप पहला रोटी खाते हो, आपको 10 यूनिट का यूटिलिटी मिलता है। अभी के लिए आप ये मार्जिनल यूटिलिटी चीज़ भूल जाइए, ठीक है। और हम सेकंड रोटी खाते हैं, अब हमको मिलते हैं 16 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, 16 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर थर्ड रोटी भी खाते हैं, तब 19 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एक्स्ट्रा हम खाने पे हमको कितना यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिलता है। देखिए हम अब जब पहला रोटी खाता है अब हमको मिलता है 10 यूनिट का यूटिलिटी, ठीक है। सेकेंड रोटी पे हम जब खाते हैं हमको 16 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिलता है, ठीक है, और यूटिल्स मिलता है। तब हमको कितना मिलता है? डिफरेंस ऑफ 16 एंड 10 इज़ 6। अंडरस्टूड? देखिए और एक बार मैं बोलता हूँ, फर्स्ट रोटी जब हम खाते हैं हमको 10 यूनिट का हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। और हम जब सेकेंड रोटी खाते हैं हमको 16 यूनिट्स का मिलता है। जब मैं भूखा था तब मुझे 10 यूनिट्स ऑफ हैप्पीनेस मिला। जब मैं पहला रोटी खा लिया था तब मुझे सिर्फ 6 यूनिट्स मिला है। और जब मैं थर्ड रोटी खाया तब आई हैव गॉट 90 यूनिट्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ आई हैव गॉट 3 से 16 माइनस 3, दैट इज़ 3 यूनिट्स। 3 एडिशनल होता है, 16 प्लस 3 इज़ 19, 19 प्लस 1 इज़ 20, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है, लाइक दिस। और मेरा पेट भर जाता है 4 रोटी से, और जब मैं 5 का फिफ्थ रोटी, व्हेन आई ट्राई टू ईट फिफ्थ रोटी, माई यूटिलिटी और माई सेटिस्फैक्शन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। मुझे बस होता है, काफ़ी होता है, तब मैं कम होता है, पहले से कम होता है। अब देखिए जब मैं फर्स्ट रोटी खाया तब मुझे 10 यूनिट्स मिला। जब मैं सेकेंड रोटी खाया एडिशनल 6 मिला, 3 मिला, फिर 1, फिर माइनस पे भी चला गया क्योंकि मुझे थक गए हो खाकर। आप एक पैटर्न नोटिस किया तो आपको मिलता है कि ये बहुत कम हो रहा है, जितना भी हम एडिशनल यूनिट लेने से यूटिलिटी कम होता जा रहा है, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप हमेशा सुना होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होता है? देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ गिवन बाय कार्ल मेंजर। So it says nothing but satisfaction derived from consuming each additional unit of good decreases। बस हो गया। मतलब अब जब भी एक एडिशनल चीज़ें कंज्यूम करते हो आपका टोटल यूटिलिटी, आई मीन मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल नहीं मार्जिनल, आप जब भी एक यूनिट कंज्यूम करते हो आपका एडिशनल एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो मिलता है वो कम होता जाता है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी यूनिट के। जब मैं पहले रोटी खाया था मुझे मिला 10 यूनिट का हैप्पीनेस, फिर 16 यूनिट्स का हैप्पीनेस, फिर 19 यूनिट्स का, फिर 20 यूनिट्स का, फिर जाकर मेरा यूटिलिटी कम हो गया, ठीक है। ये होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। दिस इज टोटल यूटिलिटी। और ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एडिशनल चीज़ें कंज्यूम करने पर मुझे कितना हैप्पीनेस और कितना यूटिलिटी आता है। देखिए पहला मुझे आया था 10, फिर मुझे आया 6, 3, 1 एंड एक पॉइंट जब आता है मैं थक जाता हूँ तब होता है 3, आई मीन -3 -5 ऐसे। सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब भी हम एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें या एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तब हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता है। बस ये होता है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और ये ग्राफ। और हम आगे बहुत सारे चीज़ें सिर्फ ग्राफ से समझेंगे क्योंकि ग्राफ इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू टू
और एक चीज़, जो भी चीज़ें रहता है इस वर्ल्ड में सब में एक्सेप्शंस होता है, ऐसे ही इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एडिक्शन चीज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को अल्कोहल पीने का शौक़ है, उनको जितना भी आप अल्कोहल पिलाते जाओ उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। व्हेन यू प्रोवाइड और गिव अल्कोहल टू अ ड्रंकर्ड, he'll just get more and more satisfaction. सो ये एक एडिक्शन एक एक्सेप्शन होता है। और एक हॉबीज़, फॉर एग्जांपल किसी को स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी होता है, ठीक है, और मनी और पावर, ये सब एक्सेप्शंस है क्योंकि उनका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम सारी बेसिक चीज़ें और बेसिक वर्ड्स समझ गया है। Sorry, forgive for my Hindi. I am terribly bad in Hindi. Now we'll be going next step, that is what are basic problems in the economy, that is what and how much to produce. We have factors of production. हमको तो factors of production factors of production है, resources है, but उनको कैसे allocate करना है, किस चीज़ प्रोड्यूस करना है, how to produce, कैसे बनाना है, ट्रेडिशनल मेथड में करना है या यूजिंग मशीनरी करना है, कैसे करना है, और फॉर हुम, किसको प्रोड्यूस करना है, मतलब हु इज़ कंज्यूमर ऑफ द आउटपुट, और जो भी आउटपुट मिले वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच आर जनरली सीन इन इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है, मार्केट मेथड्स होते हैं, एक फ्री मार्केट मेथड और एक कमांड मार्केट मेथड। मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स ओनरशिप सारे प्राइवेट सेक्टर रखता है, डिसीजन भी प्राइवेट सेक्टर करता है, और रेशनिंग भी जनरली प्राइस रेशनिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब नॉट प्राइवेट पीपल बट अ मार्केट, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग। और एक होता है कमांड इकोनॉमी इज नथिंग बट प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट करता है, मतलब रिसोर्स का ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। क्या चीज़ बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, वो डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और रेशनिंग कैसे करना है, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मतलब प्राइस इज़ नॉट द जनरल मेथड ऑफ रेशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये हम बेसिकली प्रीवियस पे USSR वहाँ देख सकता था, अभी नहीं। और इंडिया में आपका थॉट्स क्या है, मतलब हमारा मार्केट इकोनॉमी है और कमांड इकोनॉमी है, सोच लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ होता है जो लाइक हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, लाइक नेदर ऑफ देम आर परफेक्टली गुड और परफेक्टली बैड, ठीक है। देर आर जस्ट इंक्लिनेशंस, ठीक है। जो कोई भी है वो बहुत बुरा भी नहीं होता है और बहुत अच्छा भी नहीं होता है, बीच में रहता है, किसी में बुरा होता है, किसी में अच्छा होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी सब इकोनॉमिक्स प्लान नहीं रहता है और सब इकोनॉमिक्स फ्री भी नहीं रहता है, वो जस्ट इंक्लिनेशन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएस क्या होता है, यूएस इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दी कैपिटलिस्टिक नेचर, दैट इज़ मार्केट इकोनॉमिक नेचर। वहाँ ज़्यादा से चीज़ जो होता है फ्री मार्केट्स डिसाइड करता है, जो भी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। और कुछ इकोनॉमिक्स होता है जो इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशलिस्ट लीनिंग, ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, फॉर एग्जांपल चाइना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया एट्सेट्रा। और बीच में फ्रांस, स्वीडन, इंडिया जैसे आता है जो डिपेंड्स करता है, मतलब कभी कभी कैपिटलिस्ट, कभी कभी सोशलिस्ट इंक्लाइंड होता है, ठीक है। नो इकोनॉमी इज प्योरली प्लान्ड, नो इकोनॉमी इज प्योरली फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। ये होता है ऑल आर मिक्स्ड इकोनॉमीज बट एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वेरीज, दैट इज एक आदमी बुरा नहीं हो सकता है, एक आदमी अच्छा भी नहीं हो सकता है, सब बुरा और अच्छा इंसान ही होता है, बट कितना बुराई है उस आदमी में और कितना अच्छा ही है वो डिपेंड, डिग्री ऑफ एक्सटेंट वेरीज। ये भी सेम ऐसा ही है। और हम डिस्कस करते हैं और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ और बेसिक चीज़, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Factors of production are nothing but those are inputs that are used to produce goods and services. For example, I want to produce pizza. What do I need? I need flour, I need oven, I need vegetables, I need
चीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। वो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। मतलब स्टील कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्स, स्टील रिजर्व से आता है, राइट, फेरम रिजर्व से आता है, ठीक है। दोज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नथिंग बट दोज आर इनपुट्स विच आर यूज्ड फर्दर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, एक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड क्या होता है, जो भी चीज़ हमको इस धरती या नेचर दिया है वो सब कुछ लैंड में आता है। ये सिर्फ लैंड नहीं, वाटर आता है, लैंड के अंदर जो भी रिसोर्सेस आता है वो भी मिलता है, और सब कुछ अबव द लैंड, बिलो द लैंड, सब कुछ लैंड में इंक्लूड होता है। देखिए फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स लाइक गोल्ड, कोल, वीट, राइस, रिसोर्सेस फाउंड ऑन द लैंड, इनसाइड द लैंड, अंडर द लैंड लाइक फॉरेस्ट, मिनरल रिजर्व्स, मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और रिसोर्सेज फाउंड इन और अंडर द सी, ऑयल रिजर्व्स एट्सेट्रा, ऑल आर कंसिडर्ड एज लैंड। और लैंड हमको क्या देता है, रेंट देता है। वील डिस्कस दैट इन नेक्स्ट। और एक होता है लेबर मतलब सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल एफर्ट भी होता है, ठीक है। लेबर मतलब द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एक मैनुअल लेबर होता है लाइक अ वेटर और एम्प्लॉई, और एक होता है इंटेलेक्चुअल वर्क, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, ये सब भी लेबर ही होता है। सो लेबर इज यू कैन से इट एज ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज नोट दिस टू, ठीक है। और एक होता है कैपिटल्स। सो कैपिटल्स आर नथिंग बट दोज आर टूल्स एंड मशीनरी विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी इज नॉट कैपिटल। Money can be used to purchase capital, but money itself is not capital, ठीक है। And capital generally helps in increase the productivity of land and labor. And बहुत important है, money is not capital। हम सब क्या सोचते हैं कि money is nothing but capital is nothing but money। ऐसा नहीं होता है। Money is just a medium of exchange. Money will be considered as capital only when it is used to buy up productive assets, ठीक है। आप समझ गए ना, ओके। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी है वो उनका दिमाग सोचता है, यूज़ करता है, रिस्क लेता है। ही ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग, द एबिलिटी टू इनोवेट एंड मैनेज दीज फैक्टर्स, राइट। सो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इट इन्वॉल्व द रिस्क, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, and this is the major thing which drives economic growth and combines other factors of production, okay। so हमको लैंड से इनकम क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेज देता है, कैपिटल से इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। दिस इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो यहाँ हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म करते हैं। और हम अभी शुरू करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। So what is production possibilities curve? देखिए, just break down the word production possibilities curve. So it shows the maximum possible combinations of two goods or services an economy can produce with given resources and technology. देखिए, हमारा अर्थ में रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिए आप पूरा अर्थ का रिसोर्सेस यूज़ करके इधर वॉलीबॉल बना सकते हैं और बास्केटबॉल बना सकते हैं, ठीक है। हम कितना बास्केटबॉल और कितना वॉलीबॉल बना सकते हैं वो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्यों आता है, मतलब व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व? बिकॉज रिसोर्सेस इटसेल्फ आर लिमिटेड, राइट, स्कैर्स। देयरफॉर वी हैव टू चूज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन मीन्स लेस ऑफ अनदर। फॉर एग्जांपल हम रिसोर्सेस से इधर ए प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी प्रोड्यूस कर सकता है। इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस मोर ए देन ऑब्वियसली वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ बी, नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट फॉर गॉन, राइट। सो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। देखिए आप एग्जांपल में सोचिए, आपके पास एक फैक्ट्री है, आपका फैक्ट्री में बनाता है, प्रोडक्शन होता है बॉल्स एंड शूज़ का। आपका मिशनरीज, आपका फैक्ट्री का एबिलिटी, आपका लैंड, लेबर और कैपिटल
और एंटरप्रेन्योरशिप, सब मिला के आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ आता है कि either you can produce 20 balls and 20 shoes, 28 balls 6 shoes, 9 balls and 24 shoes. ठीक है, देखिए when you increase the production of balls, automatically production of shoe decreases. When you try to increase the production of shoes, production ability of balls decreases. See, let's understand with the graph. ठीक है, so this x axis represents shoes, y axis represent balls. ठीक है, there is a point A where you can produce equally, that is 20 units of balls and 20 units of shoes. When you want to incline towards balls, जब आपको balls ज़्यादा खरीदना है, प्रोडक्शन करना है, तब you have to compromise with C. ठीक है, and when you have to increase the production of shoes, you have to compromise with production of balls. क्योंकि resources limited है और technology limited है और technology is fixed है. ठीक है, और यहाँ 3 पॉइंट्स है, पॉइंट X, पॉइंट Y और पॉइंट E. ठीक है, हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए. इफ़ वी नीड मैक्सिमम आउटपुट, वी हैव टू सेटिस्फाई दिस 3 कंडीशन, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको फुल एम्प्लॉय करना पड़ेगा. नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और एफिशिएंटली यूज़ करना है. तब ओनली देन विल बी एबल टू अराइव ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता. इट इज़ नेवर पॉसिबल टू बी ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. ऑलवेज इट विल बी ऑन लेसर दैन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, क्योंकि हम 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकते. देयरफॉर एनीथिंग बिलो और बिहाइंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अंडर प्रोडक्शन, दैट इट इज़ नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड. एंड अबव वाई इज बियॉन्ड ए और आफ्टर ए इज पॉइंट वाई, जहाँ आपको होने का चांसेस ना के मुमकिन है. बट अगर इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम एक्स टू ए, आपको क्या करना है? आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है. ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू वाई, यू हैव टू इंक्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, देखिए और एक बार मैं आपको बोलता हूँ. एक मिनट, इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ का, स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है. वी हैव कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए we have a factory in which we can produce volleyball and basketball. We have point P where we can produce 8 volleyball and 0 basketball. Total production is 8. और पॉइंट Q है जहाँ हम 6 वॉलीबॉल प्रोड्यूस करते हैं और 2 बास्केटबॉल प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ भी टोटल प्रोडक्शन 8. और यहाँ पॉइंट R जहाँ हम 4 वॉलीबॉल 4 बास्केटबॉल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ होता है 8. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट देर इज़ कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट स्ट्रेट लाइन PPC. और you have to always keep this in mind. On the PPC curve, it is impossible to increase the quantity of one good without reducing the other. ठीक है, हाँ, ये है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है और मेन से भी एक बार पूछ चुका है. शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. देखिए आउटवर्ड शिफ्ट मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ आना और होता है यहाँ से यहाँ जाना. ठीक है, मान लो ये है हमारा बेसिक और फिक्स्ड कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नंबर 1. ठीक है, यहाँ से हम बाहर जाना है. वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. देन व्हाट शुड यू डू? वी हैव टू इंक्रीज आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोथ क्वांटिटेटिव वाइज एंड क्वालिटेटिव वाइज. वी हैव टू एडवांस टेक्नोलॉजिकली. जब हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल मिलता है, दैट इज़ व्हेन वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एबिलिटी. ठीक है, if you observe here PPC 3 और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बियॉन्ड PPC 1. यहाँ क्या हुआ है? इन्वर्ट शिफ्ट हुआ है, मतलब डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ यूसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, देयरफॉर और समझिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाना है तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज करना है. यहाँ हम क्या बोला था? ये होता है एक कर्व
अगर हम x पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, इफ़ वी हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट a, दैट इज़ व्हेन वी हैव टू रीच प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, then what we should do, we should increase efficiency and increase employability. If you want to go beyond production possibility curve, we have to increase factors of production. देखिए आपको मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, हमारे पास एक फैक्ट्री है, यहाँ हम 100 शू बना सकते हैं, ठीक है, बट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 60 शूज़. If we have to go from 60 shoes to 100 shoes, we have to increase efficiency, we have to increase employability. अगर हम ये 100 को 200 करना होगा, then what should we do? We have to increase factors of production. मतलब हमको raw materials जो land, labor, capital, enterprise, entrepreneurship, इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है. I hope you understand, right? ये होता है actual production possibility curve. We'll operate below the production possibility curve. If we have to reach the production possibility curve, we have to increase efficiency and employability. If we want to go beyond the production possibility curve, we have to increase factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneurship, ठीक है. ये होते हैं एक फैक्ट्री और फर्म के लिए. नाउ टेक द सेम थिंग फॉर कंट्री लेवल, ठीक है. हमारा इंडिया में प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज. ये होता है इंडिया का पोटेंशियल. मान लीजिए इंडिया का टोटल पोटेंशियल है $10 trillion, ठीक है, बट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग एट मे बी $5 trillion. सो दिस इज़ आवर करेंट प्रोडक्शन. अगर हमारा पॉसिबिलिटी है, हमारा कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है कि हम $10 trillion वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है. इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी. अगर हमको जाना है यहाँ पे पॉइंट सी, मान लीजिए $20 trillion, यहाँ हमको रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. और एक चीज़ याद रखिए, एट PPC, दैट इज ऑन पॉइंट ए, वी हैव अटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी. सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड है. ऑन बी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर यूटिलाइज्ड एंड नॉट यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है. ये होता है PPC ऑफ ए कंट्री. लेट्स कंसिडर इंडिया. हम अभी डिस्कस किया था कि x से पॉइंट y जाना है और पॉइंट y से पॉइंट z जाना है. अगर हम x से z जाना है तो वी हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी. इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट y टू z, वी हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है. यही मान लीजिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है GDP, टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज GDP. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, दैट इज पोटेंशियल GDP. समझ रहे हो? सो यू कैन थिंक इट एज, यहाँ पे होता है हमारा GDP, ये होता है हमारा पोटेंशियल GDP, ठीक है. सो दिस सम्स अप PPC, that is production possibility curve. See, if we have to increase GDP, we have to increase the efficiency and employment of the GDP to the PPC level. If we have to increase the potential GDP, we have to increase in quantity and quality of factors of production itself. समझ गए ना? As we are closer to PPC, we are more closer to its full potential. देखिए, this is y is full potential. We are now at x. Here is another point, consider A, here is B. So A is very nearer to the full capacity, that is full efficiency. B is very far from the full capacity or full ability, right? So as we are nearer to the curve, we are more efficient. So this is what it means. और एक होता है economic growth and development. This is very simple. Growth is nothing but change in country's output, that is basically GDP level या GNI, gross national income level, ठीक है. अगर economic growth हो गया, GDP level हो गया, does that mean हमारा development हुआ है? India ranks 3rd or 4th in GDP, but when we compare GDP at per capita level, human development index level, we are very back, right? So we have growth but we don't have development, right? Economic growth measures change in country's output, that is GDP or GNI level. It does not necessarily reflect actual welfare, whereas development focuses on welfare and well-being, that it beyond
जीडीपी, दैट इज़ आपका पास कितना एजुकेशन है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपका HDA स्कोर कैसा है, ठीक है, दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट, ठीक है। हमको क्या चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होता है, डेवलपमेंट चाहिए होता है, हमको डेवलपमेंट चाहिए होते हैं अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का यहाँ मेंस क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकता था कि डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, explain its determinants, what are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP, that is underutilization of factors of production, underutilization of lesser efficiency of the utilization of factors of production, ठीक है। सो ये हमारा क्लास यहाँ ख़त्म होता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग 5-6 questions which are asked in various UPSC exams. So this question is asked in UPSC CAPF exam 2019. Which one of the following statement is true with regard to economy which is on its production possibility frontier? Frontier का एक ही चीज़ होता है, ठीक है। The economy has to sacrifice some production of one commodity in order to increase the production of another commodity. Okay. There is no limit or constraint for the economy in the production of goods and services. No, this is wrong, क्योंकि there is a limit, there is a scarcity, that is the major factor. So this option can't be right. देखिए, if you are a ideal student, if you are a serious aspirant, you would have paused here and tried to solve this question. So always try to solve the question, always think, then resume and then see if your answer is correct or wrong, ठीक है। And then we have third option, the economy can produce more of one commodity to a point without reducing the production of any other commodity. ऐसा है ही नहीं हो सकता है, क्योंकि if we have to produce one thing, we have to compromise with another thing. This is the basic thing, because resources are limited. Its production possibility frontier is a upward sloping curve, ठीक है। ये अभी से होता है। Which one of the following, sorry, the economy has to sacrifice some production of one commodity, ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है। सो ये ठीक है। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का स्लोपिंग कर्व क्या होता है, देखिए आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ऑप्शंस मिलेगा। देखिए, मैं आई वांटेडली डिडंट एक्सप्लेन अबाउट स्लोप ऑफ द कर्व बिकॉज आई वांटेड यू टू थिंक, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एनी ग्राफ, ये होता है PPC, दिस इज इट्स स्लोप, ठीक है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देयरफॉर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन दिस आंसर इज, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस सम और अनदर गुड, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन UPSC CDS 2019. That is which one of the following statement is not correct? When total utility is maximum, marginal utility is 0. Okay. When utility is decreasing, marginal utility is negative. Okay. When total utility is increasing, marginal utility is positive. Okay. When total utility is maximum, marginal and average utility are equal to each other. अच्छा, ठीक है। सोच, pause here and try to solve the question. Okay, now we'll continue. When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility is decreasing, marginal utility is negative. So let's analyze first option. यहाँ पे क्या बोल रहा है? When total utility is maximum, marginal utility is 0. ठीक तो है, because when you get maximum satisfaction, जब आपको एक additional चीज़ लेते हैं तब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपको 100 यूटिलिटी मिल गया, आपका मैक्सिमम हो गया, अगर आप नेक्स्ट वन लिया तो आपको नहीं होता है, ठीक है। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, ठीक है। एट पीक सेटिस्फैक्शन यू विल हैव 0 मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट होता है टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग। जब टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव ही होता है, हम तो यहाँ देखा था। देखिए, जब टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता शुरू होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, ये भी ठीक है।
So second statement and third statement is correct here. And next fourth, देखो ये होता है ट्रैप, मतलब एलिमिनेशन से आराम से कर सकते हैं, बट एक ट्रैप होता है. व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, बट एवरेज यूटिलिटी इज इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम टोटल यूटिलिटी, देयरफॉर ये नहीं होता है. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. सो डी इज नॉट करेक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए चूज एन एक्टिविटी. ठीक है. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकाउंट बाय द गवर्नमेंट, वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. हम क्या पढ़ा था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है. नॉट चीज़ें ध्यान से पढ़िए. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड. ओके. The different combination of goods and services given in available resources and technology are denoted by the production possibility frontier. Okay. Any point on or inside the production possibility is attainable under the existing technology and resources. Okay. On the production possibility frontier, the output of one commodity can be increased without changing the output of another commodity. देखिए, we'll analyze each option here. प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है टू द राइट एज रिसोर्सेस आर लिमिटेड. ये तो ठीक है, हम यही देखा था, इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और नेगेटिव होता है. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर. ये भी ठीक है. एट एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड. देखिए, अगर यहाँ लिखा आउटसाइड देन इट कुड हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि if you want to go outside the PPC, we have to increase factors of production, quantity and quality, plus technology, right? But existing technology में आप potential तो जा सकते हैं. So this is also correct. On the production possibility curve, the output of one commodity can be increased without changing. नहीं, ये नहीं हो सकता है, cannot be, क्योंकि यह क्या होता है, एक opportunity cost रहता है. Because resources are limited, therefore this is wrong. ठीक है. So thank you so much guys. This is my first ever class. I have tried my level best. I promise I will improve further in coming days. So if you have any doubts, please reach me at Telegram or Gmail. And notes of the same are being provided in Telegram channel, and link of the channel is provided in the description. Or you can just search Ask UPSC Nexus. So please let me know if you have any suggestions in the comment section, and next video will be out very soon. Thank you so much.